देखते हैं आज आप लोग कितने पानी के अंदर हो, एक एक करके शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं। अच्छा, आज जो है ना मैं आपको थोड़ा कम समझाऊंगा, जैसे बाकी की क्लासेस चलती है, लाइक संपूर्ण क्लास या डेली की जो 100% पास चलिए बाकी की क्लास चलती है, मैं पूरा डिटेल में निचोड़ करके बताता हूँ आपको, एक एक क्वेश्चन को, एक एक शब्द को बताता हूँ। आज मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है, आज आप खुद ही समझोगे और खुद आंसर दोगे। मैं फिर बताऊंगा कि आपने गलती कहाँ करी है, कैसे यहाँ पर गलती करी है और क्या आंसर सही होगा, क्यों आंसर सही होगा, ठीक है। आज मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि भाई आज आपका टेस्ट है ना, अगर मैंने आपको स्कैफोल्डिंग दे दी तो भाई फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। बाकी आपके सामने सीटेट का बेस्ट बैच है जिसको हम लोग अपने टाइम से पहले यहाँ पर कंप्लीट करवा लेते हैं, ठीक है। बाकी फ्री ई फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन आप लोग सभी डाउनलोड करके रखना। जैसे मैंने कहा फ्री मॉक टेस्ट मैं आप सभी को यहाँ पर देता हूँ। एक तो मॉक टेस्ट परचेज करे जाते हैं, ठीक है, एक मॉक टेस्ट फ्री में एप्लीकेशन वालों को मिलते हैं, एक यूट्यूब वालों को भी मैं यहाँ पर फ्री में देता हूँ ताकि वो भी अपना टाइम मैनेजमेंट कर सके। तो जितनी भी चीज होती है, बैच होता है, मॉक टेस्ट होते हैं, कुछ भी होती है, वो सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर देखने को मिलते हैं। तो आपके फोन में डाउनलोड यहाँ पर हो जानी चाहिए, ठीक है, ये वाली एप्लीकेशन आपके फोन में डाउनलोड हो जानी चाहिए। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो जो भी नए कैंडिडेट आ रहे हैं, और जितने भी नए लोग अभी आ रहे हैं तो भी लगभग 1 महीने का समय भी है, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। इस वाली बात को मैं कहता हूँ, इसको लिख लेना, ये इस वीडियो को सेव कर लेना कि भाई जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा ना बस उसको पढ़ लेना, एग्जाम आपका 100% पास होगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, और बहुत अच्छे नंबर से आप पास होगा, ठीक है। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग कर ही देते हो बिना कहे, और बाकी ग्रुप से आप लोग जुड़ जाना। चलो भाई शुरुआत हो गई, अब आप लोगों के लिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत होगी, और पूरी क्लास देखने के बाद बताना कि आपका लेवल कैसा लगा आज के पेपर का, और पसीने आज छूटेंगे आपके यहाँ से, सर से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे वो भी आप लोग बताना, ठीक है। चलिए भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोगों को आज मैं ठीक नहीं होने दूंगा क्योंकि इस प्रकार का मैंने आज आपके लिए मॉक टेस्ट बनाया है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि भाई पियाजे के सिद्धांत के औपचारिक परिचालन चरण में एक बच्चे आमतौर पर 12 वर्ष और उससे अधिक, उसको निम्नलिखित समस्या दी जाती है। कौन सी समस्या? यदि सभी गुलाब फूल है, वाह भाई वाह, और यह एक गुलाब है, तो आप इस वस्तु के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बच्चा तर्क दे सकता है कि, क्या दे सकता है? यह वस्तु एक फूल है क्योंकि गुलाब फूल है। दूसरा, यह वस्तु एक फूल नहीं है क्योंकि सभी गुलाब लाल है। तीसरा, वस्तु एक फूल हो सकती है या नहीं यह उसके रंग पर निर्भर करता है। चौथा, यह वस्तु निश्चित रूप से एक फूल है लेकिन केवल तभी जब यह लाल रंग की एक विशिष्ट छाया का हो। बताइए सही आंसर क्या होगा? समय आपको दे रहा हूं, अच्छी प्रकार से आंसर बताना, ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चन को आराम से अपनी भाषा में पढ़ता हूं क्योंकि आज मुझे समझाना तो है नहीं ज्यादा। ये कह रहा है सभी गुलाब फूल है, तो मैंने सारे के सारे गुलाब बना लिए। ये देखो मैंने एक गुलाब ये बना लिया, अब क्या सर गुलाब का फूल है भाई, जो भी बना रहा हूं ऐसे कर लो, ठीक है। ये सारे मैंने गुलाब बना लिए, तो ये कह रहा है यदि सभी गुलाब फूल है, यानी कि सारे के सारे जो गुलाब है वो क्या है? ये सारे के सारे गुलाब आपके फूल है। क्या है? सारे के सारे गुलाब आपके फूल है यहाँ पर, ठीक है, फूल है। क्या है? सारे के सारे गुलाब आपके फूल है यहाँ पर, ठीक है, फूल है। और यह एक गुलाब है, यानी कि एक गुलाब यहां पर आ गया, ठीक है, एक गुलाब यहां पर आ गया, और यह एक गुलाब है, तो आप इस वस्तु के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके दिमाग के ढक्कन खोल देगा। और देखते हैं आज की क्लास के अंदर कितने फूल बैठे हैं और कितने वाकई में रियल फूल यहां पर बैठे हैं। किसके साथ आप लोग यहां पर सबसे ज्यादा जा रहे हो? सबसे ज्यादा मात्र 38% लोग यहां पर फर्स्ट के साथ जा रहे हैं। 38% लोग यहां पर फर्स्ट के साथ जा रहे हैं। आपने कहा यह वस्तु एक फूल है क्योंकि गुलाब यहां पर फूल है। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात हो रही है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था उसकी चौथी चरण यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आप लोग जिसको बोल सकते हो, जो आपकी 11 साल से प्लस की होती है। इसमें आपका 12 साल का बच्चा है, तो 12 साल के बच्चे के सामने एक समस्या यहाँ पर दी थी कि यदि सभी गुलाब फूल है, यदि सारे के सारे गुलाब फूल है, एक उदाहरण दे दिया कि भाई अगर सारे गुलाब आपके क्या होते हैं? फूल होते हैं। तो भाई सही तो बात है, सारे गुलाब फूल ही तो होते हैं, फल तो होता नहीं है। तो सारे गुलाब फूल है और यह एक गुलाब है, तो एक गुलाब भी फूल हो गया। यदि वस्तु यह एक फूल है क्योंकि गुलाब आपका फूल है। अब क्या हो गया? सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, गुलाब और फूल क्या होता है? देखिए फोर्थ अवस्था के अंदर आप लोगों ने पढ़ी होगी डिडक्टिव रीजनिंग। क्या पढ़ी होगी? डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि निगमनात्मक तर्क या निगमनात्मक चिंतन आपने पढ़ा होगा, जिसमें कोई भी बच्चा क्या काम करता है? पहले आपके नियमों के आधार पर चलता है और नियमों से फिर आपके उदाहरण की ओर यहां पर चलता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में सबसे पहले एक नियम यहां पर बताया कि यदि सभी गुलाब फूल है, तो एक नियम है भाई, एक रूल है, एक परिभाषा है, एक मान्यता है कि सभी गुलाब आपके फूल यहां पर होते हैं। और उसके बाद और यह एक गुलाब है, उसके बाद उसको एक उदाहरण दिया, यानी कि आपके नियम बताया पहले बच्चों को, और नियम से फिर बच्चों को उदाहरण की ओर यहां पर लेके गए। और कैसी प्रक्रिया हो रही है यहां पर? प्रक्रिया हो रही है यदि लगा के। अगर यदि लगा के हो रही है तो सामने उसको ना तो गुलाब दिखाया जा रहा है ना फूल दिखाया जा रहा है, यानी कि आपके सामने अमूर्त तौर पर यह चीज हो रही है, एब्स्ट्रैक्ट तौर पर यह चीज यहां पर हो रही है, ठीक है। तो आंसर आप लोगों ने फर्स्ट आंसर सही लगाया कि भाई पहले नियमों से उदाहरण की ओर जाता है। तो बच्चा क्या तर्क देगा कि भाई अगर ये वस्तु एक फूल है तो क्योंकि गुलाब यहां पर फूल है। जैसे मान लीजिए यहां पर सारे के सारे गुलाब फूल है और यहां पर एक और गुलाब दे दिया, तो भाई ये भी फूल होगा क्योंकि बच्चे ने पहले नियम जान लिया और नियम के बाद कोई भी एग्जांपल दिया, बता दिया कि भाई ये भी डैश चीज यहां पर है। तो आंसर आपके सामने फर्स्ट सही हो जाएगा। और जितने लोगों की समझ में नहीं आया तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत देख लेना, 2 पार्ट के अंदर आपको कराया, और जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना तो आपका दिमाग का ढक्कन यहां पर खोल देंगे। इसलिए मैंने कहा आज मैं आपको ठीक नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी किसी भी हालत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, अजर्सन और रीजन दिया हुआ है। अजर्सन कहता है, कथन कहता है, लगभग 3 वर्ष की आयु तक बच्चे जो होते हैं वो साझा करने का महत्व समझने लगते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, अरे मैं क्यों बता रहा हूं। तथा साथियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं। कैसा? यानी कि कोऑपरेटिव बिहेवियर बच्चे यहां पर प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। अब रीजन यानी कि कारण ये लिखा है, इस अवस्था में बच्चे धीरे धीरे करके आत्म केंद्रिता से बाहर निकलना शुरू करते हैं, यानी कि जो उनकी ईगोसेंट्रिक यहां पर होती है उससे बाहर निकलना शुरू करते हैं और साथियों के साथ सरल सहयोगात्मक खेल में भाग लेने लग जाते हैं। यानी कि कैसे खेल में? कोऑपरेटिव खेल में भाग लेने लग जाते हैं। बताओ भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है? क्या दोनों सही है? या और अगर दोनों सही है तो सही व्याख्या कर रहा है, सही व्याख्या नहीं कर रहा? आपको मैं देता हूं 5 सेकंड का समय यहां पर देता हूं। 1 2 साइड में हो जाता हूं थोड़ा, 3 4 5। बताइए सबसे ज्यादा किसके लोग यहां पर जा रहे हैं साथ में? सबसे ज्यादा आप लोग जा रहे हो फर्स्ट के साथ 96%। मजा बांध दिया भाई। आपने कहा अजर्सन और रीजन दोनों सत्य है, ठीक है, चेक करते हैं भाई। 3 वर्ष की आयु तक जो बच्चे होते हैं ना
वो साझा करने का महत्व समझने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए घर के अंदर कोई चॉकलेट लेकर आया या कोई खाने की चीज लाया, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं अपने बहन भाई को, ले भाई तू भी खा ले थोड़ा सा, ले बहन तू भी थोड़ा सा खा ले। तो साझा करने की प्रवृत्ति बच्चों के अंदर आना शुरू हो जाती है 3 साल के बच्चों में। 3 साल के बच्चों में पहले में नहीं आती। मान लीजिए कोई चॉकलेट लाया खाने की चीज घर के अंदर, मान लीजिए हमारे मम्मी पापा लाए, नहीं पहले मैं लूंगा, ठीक है, यानी कि ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रवाद होता है बच्चे के अंदर, नहीं पहले मैं लूंगा, सबसे बढ़िया मैं लूंगा, पहले मेरा है वरना मैं रोना स्टार्ट कर दूंगा। तो जब बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता है ना, तो ईगोसेंट्रिक से बाहर आपका आता चला जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बच्चे इस प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और आत्मकेंद्रिता से बाहर निकलते हैं, तो दोनों सही है। और दोनों में ही बात हो रही है कि जब बच्चे ईगोसेंट्रिक से बाहर निकलकर कोऑपरेटिव यानी कि सहयोगात्मक सकारात्मक रूप से एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही व्याख्या भी यहाँ पर करी है। बहुत बढ़िया आंसर, मन गदगद मेरा यहाँ पर हो गया कि 96% लोगों ने इसका आंसर यहाँ पर लगभग सही बताया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा, ठीक है। पहले वाले में तो फंस गए, पहले वाले में तो गुलाब और फूल आपका रह गया, ठीक है। चलिए, और जैसी डेली डेली क्लास चलती है ना, अगर मान लीजिए किसी को कोई कंसेप्ट जैसा समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं आज बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा, आज आपका टेस्ट है, तो अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है ना, तो मुझे अगली क्लास में बताना, उसको निचोड़ देंगे, गुलाब अलग कर दूंगा, फूल अलग कर दूंगा, ठीक है। टीटीवी काम कर रहा है, अच्छा भाई, चलो भाई, अगर यहाँ पर ये वाली ट्रिक काम करिए टीटीवी, अच्छा इसलिए 96% लोगों ने इसका आंसर सही बताया, इसका मतलब टीटीवी बढ़िया काम करिए। बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर टीटीवी क्या है, नए बच्चे, तो भाई मेरी अजरसन रीजन वाली वीडियो देख लेना, टीटीवी समझ में आ जाएगा, तभी 96% लोगों ने अजरसन और रीजन वाले सवाल का सही आंसर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रथा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी एवं समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के सर्वाधिक विपरीत है, यानी कि अपोजिट है। बताओ भाई, इनमें से कौन सी आपके सामने जो इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ पर होती है, ठीक है, उसके विपरीत है, या सांस्कृतिक रूप से यहाँ पर आपकी उत्तरदायी के विपरीत है, सिद्धांतों के विपरीत है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला कहता है कि जो शिक्षण होता है, टीचिंग होती है, उसमें विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों का समावेश यहाँ पर करना होता है। दूसरा कहता है कि भाई विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पहचान एवं अनुभव को वैधता यानी कि वैलिडिटी यहाँ पर देना होता है। थर्ड कहता है आपके सामने जो पाठ्यचर्या आपके सामने यहाँ पर होती है, क्या पाठ्यचर्या करिकुलम होता है, और जो शिक्षण को प्रमुख संस्कृति के मानदंडों एवं मूल्यों तक यहाँ पर सीमित रखना होता है। थर्ड कहता है संवादात्मक अधिगम, यानी कि आपके सामने किसकी बात हो रही है, डायलॉगिक लर्निंग की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। इसके माध्यम से सभी शिक्षार्थियों की समान भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित करना होता है। बताइए सही आंसर क्या होगा। ठीक है, साइड में मैं यहाँ पर हो गया 3 सेकंड का समय देता हूँ, 1 2 3। सबसे ज्यादा लोग किसके साथ जा रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर बिल्कुल ठीक आप लोग जा रहे हो, 70% के करीब लोग यहाँ पर थर्ड के साथ जा रहे हैं, 70% लोग यहाँ पर थर्ड के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर लगाया। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जितने लोगों ने गलत दिया है, यहाँ पर विपरीत पूछा है, यानी कि अपोजिट पूछा है, यानी कि नेगेटिव पूछा है कि कौन समावेशी शिक्षा या कौन आपकी जो इस प्रकार से शिक्षण प्रथा जो होती है वो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होती है, यानी कि समावेशी शिक्षा के खिलाफ कौन हो जाएगी। भाई जब आपके टीचिंग में अलग अलग सांस्कृतिक दृष्टिकोण को समावेशन मिलता है तो ये तो पॉजिटिव होती है, ये तो साथ होती है, ठीक है। विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पहचान और अनुभव को वैधता मिलती है, सम्मान मिलता है, उनको शामिल किया जाता है, ये भी पॉजिटिव होती है। और जब डायलॉगिक लर्निंग संवादात्मक अधिगम, जब बच्चे आपस में बातचीत करके, ठीक है, अंतःक्रिया करके एक दूसरे से प्रश्न पूछकर सभी शिक्षार्थियों की समान भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित करी जाती है बिना किसी भेदभाव के, ये भी ठीक है। लेकिन थर्ड वाला तो देखो कि जो आपके सामने करिकुलम हो गया या जो आपके सामने पेडागोजी यहाँ पर होगी, उसको प्रमुख संस्कृति के मानदंडों एवं मूल्यों तक सीमित किया जाता है। सीमित नहीं किया जाता भाई, उसको उससे आगे यहाँ पर बढ़ाया जाता है। देखो जो आपका करिकुलम है, चाहे आपका कोई भी करिकुलम हो, अच्छा जितने भी करिकुलम आज तक आपका 1975 हो, 88 हो, 2000 हो, 2005 हो, अभी आपका 2023 वाला यहाँ पर आ गया, तो जो करिकुलम होता है, जो हमारा शिक्षण होता है, ठीक है, और करिकुलम में बताता है कि आपको शिक्षण कैसे करना है, टीचिंग कैसे करानी है, उसको प्रमुख संस्कृति के मानदंड और मूल्यों तक सीमित नहीं रहना कि भाई हम लोग तो खाली इस कल्चर की बात करेंगे, दूसरे कल्चर दूसरी संस्कृति की बात नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपका नेगेटिव है, क्वेश्चन आपका नेगेटिव पूछा था, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव, थर्ड आंसर आप लोगों के सामने सही हो जाएगा, तो थर्ड आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि साधन लक्ष्य विश्लेषण में डैश होता है। बताओ भाई, आपके सामने क्वेश्चन पूछ लिया, मीन्स एंड एनालिसिस यहाँ पर पूछ लिया। अच्छा भाई आप लोगों के लिए चैलेंज है, जितने भी लोग धुरंधर आप में से जो मेरे से शुरू से पढ़ रहे हैं, मुझे चारों के चारों के अंदर समस्या समाधान की कौन कौन सी विधि है उनके नाम जरूर बताओगे। एक समस्या समाधान की विधि तो मीन्स एंड एनालिसिस होगी, बाकी इस ऑप्शन के अंदर 3 कौन सी विधियां है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। आपको कसम है, मेरी कसम है, वरना मुझे मत मरवा देना, ठीक है। चलिए बात करते हैं, पहला ऑप्शन आपके सामने कहता है कि लक्ष्य यानी कि गोल प्राप्त करने के लिए पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया, स्टेप बाय जो स्टेप यहाँ पर मेथड होता है किसी भी गोल को प्राप्त करने का, क्या ये मीन्स एंड एनालिसिस होता है। दूसरा कहता है समस्या को छोटे छोटे मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक उप लक्ष्य को क्रम से हल करके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है। थर्ड कहता है विद्यार्थी अंतिम लक्ष्य से शुरुआत करते हैं और अनसुलझी प्रारंभिक यानी कि शुरुआती समस्या की ओर वापस बढ़ते हैं। और फोर्थ कहता है विद्यार्थी केवल उन्हीं परिस्थितियों में समाधान खोजता है जो वर्तमान समस्या से मिलती जुलती यहाँ पर होती है। सही आंसर क्या होगा, जितने लोगों ने इसका यहाँ पर सही आंसर बताया है, ठीक है, तो भाई आज की क्लास खत्म होने के बाद उनका नाम प्रॉपर मैं यहाँ पर लूंगा, सोनू स्क्रीनशॉट ले लियो। तो चारों में से एक विधि तो दे दी समस्या समाधान में जो आपको हेल्प करती है, बाकी जो 3 विधियों का नाम बताएगा तो समझ लेना वो आज आपका टॉपर यहाँ पर होगा आज की क्लास के अंदर। देखिए भाई कौन बताते हैं सारे के सारे का नाम जब तक हम बढ़ते हैं। देखिए पहला आपके सामने कहता है जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, लक्ष्य आपके सामने आपका एग्जाम होता है, एग्जाम मान लीजिए आपके सामने आपका सीटेट का एग्जाम है, तो उसको पास करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका कि भाई पहले हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, फिर सिलेबस देखेंगे, फिर सचिन सर की पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, फिर संपूर्ण क्लास, फिर हार्ड क्लास, फिर महामैराथन क्लास। तो जब किसी समस्या को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर उसको सोल्व किया जाता है उसको बोला जाता है कलन विधि। देखिए सोनू कितने लोगों ने कलन विधि लिखा है, यानी कि जो आपका एल्गोरिथम मेथड होता है कलन विधि, तो कलन विधि तो होने सही। दूसरा जब समस्या को जैसा आपका सीटेट का एग्जाम है उसको छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ लिया कि भाई पहले सीडीपी को सोल्व करेंगे क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा, तो 30 नंबर की रेस आती है और दूसरे सब्जेक्ट में हेल्प करती है, तो पहले सीडीपी को सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर अपनी जो भाषा होती है 2 भाषा हम लोग अपने एग्जाम में लेते हैं, फिर हम लोग उनको सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद अपना सब्जेक्ट लेंगे, लाइक किसी का ईवीएस है, किसी का सोशल साइंस है या मैथ साइंस मान लीजिए यहाँ पर किसी का, तो फिर उसको करेंगे। यानी कि पूरी समस्या को एक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट लिया और फिर प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति करी। इसी को बोला जाता है मीन्स एंड एनालिसिस, साधन लक्ष्य विश्लेषण, यानी कि आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा।
तीसरा, विद्यार्थी अंतिम लक्ष्य से शुरुआत करते हैं और अनसुलझी जो प्रारंभिक समस्या की ओर यहाँ पर वापस बढ़ते हैं, इसको बोला जाता है वर्किंग बैकवर्ड। जैसे आप लोग अपने एग्जाम के अंदर बैठते हो ना, और एग्जाम के अंदर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अरे यार ये तो सचिन सर ने पढ़ाया था, क्या है क्या यार इसका क्या मतलब है, तो आप अपने पास्ट में जाते हो, वर्किंग बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ जाते हो, और पीछे की तरफ जाकर अरे बताया तो उन्होंने, ठीक है, और गधे भी बोला था हमें जब हमने आंसर गलत करा था, अच्छा ये वाला उसका आंसर है, यस आ गया फिर आंसर। तो यानी कि समस्या के समाधान के लिए पीछे की ओर गया, यानी कि वर्किंग बैकवर्ड यहाँ पर गया, यानी कि अंतिम लक्ष्य से शुरुआत करते हैं, अंतिम लक्ष्य से शुरुआत यहाँ पर करते हैं और अनसुलझी प्रारंभिक समस्या की ओर वापस बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने कौन सा होता है, वर्किंग बैकवर्ड होता है, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थी केवल उन्हीं परिस्थितियों में समाधान खोजते हैं जो वर्तमान समस्या से मिलती जुलती है। जैसे सीटेट के एग्जाम से मिलती जुलती समस्या क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपको मॉक टेस्ट दे रहा हूं, ये मिलती जुलती समस्या होती है। जैसे मान लीजिए मैं नए क्वेश्चन बनाकर लाता हूं जो सीबीएसई आधारित होते हैं, तो ये नई आपकी मिलती जुलती समस्या होती है। जब इनका समाधान कर दोगे तो मुख्य समस्या का समाधान अपने आप यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है एल्गोरिथम मेथड, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, एल्गोरिथम कह रहा हूं, एनालॉजिकल मेथड इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एनालॉजिकल मेथड इसको बोला जाता है, ठीक है, एनालॉजिकल चिंतन या फिर इसको बोला जाता है। तो आंसर इसमें आपका सेकंड सही हो जाएगा। लेकिन कितने लोगों ने इन तीन वीडियो का नाम दिया है, बताइए सोनू, कितनों ने दिया, दिया किसी ने, कोई है ऐसा, एक है बस, एक है, क्या नाम है इसका भाई, इसका नाम है भाई, एक है एनटी जो, यार तेरा नाम भी बेकार है भाई, इसका नाम है NZ2, इसने बिल्कुल सही बताया, एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप, मींस एंड एनालिसिस, वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी और एनालॉजिकल थिंकिंग, बिल्कुल सही आंसर आपने यहाँ पर लिया है। लेकिन भाई इनका नाम है NJ2, सही से नाम रख लेता तो बिल्कुल सही नहीं हो जाता। दूसरा क्या है, मोरियम, दूसरा नाम है मोरियम, इन्होंने भी यहाँ पर सही दिया, बाकी लोगों ने सही नाम नहीं बताया। इन दोनों कैंडिडेट के यहाँ पर नाम लिख ले और इन दोनों कैंडिडेट को टीम को बोल दे, अगर ये कोई बैच मांगते हैं इनको फ्री में बैच दे दियो दोनों के दोनों को, ठीक है भाई। आपको कोई सा भी बैच चाहिए ना, आपको फ्री में यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया और जो मैंने पूछना चाह रहा था वो आपने आंसर दिया। दोनों कैंडिडेट के नाम आ गए, इसका NJ2 का नाम देखो असली नाम क्या है, वरना इसी नाम से मैसेज करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं, ठीक है। टीम को मैसेज कर देना, सर मैं NJ2 यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आमतौर पर रचनात्मकता यानी कि जो क्रिएटिविटी यहाँ पर होती है, रचनात्मकता यहाँ पर होती है, तो रचनात्मकता प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों से यहाँ पर जुड़ी होती है। पहला, बार बार अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस के माध्यम से लगातार जुड़ाव। सेकंड कहता है निरंतर ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है। थर्ड कहता है जोखिम लेने और नए विचारों की खोज करने की इच्छा होती है। फोर्थ कहता है सोच और समस्या समाधान में अनुकूलनशीलता की यहाँ पर बात होती है। एंड फिफ्थ आपके सामने कहता है एक रास्ता या दोहराव वाले कार्यों के प्रति अंतर्निहित घटना यहाँ पर होती है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके साथ यहाँ पर जा रहे हो, जल्दी से बताओ किसके साथ यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। अब बता, अब क्या फायदा, अब तुम दोनों कैंडिडेट ने सही बताया, जिसने सबसे पहले बताया उन्हीं को फ्री बैच मिलेगा, तो जो भी वो बैच चाहते हैं उनको फ्री बैच यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी आंसर बताओ, ठीक है। इस प्रकार की ट्रिक पहले भी कोई ना कोई मैं आपको बताऊंगा मेथड, इस वाला मतलब किसी सवाल में आपको ऐसे अटकाऊंगा और फिर पूछूंगा, जो सही बताएगा उसको भी मैं कुछ ना कुछ फिर दूंगा, ठीक है। चलो भाई किसके साथ जा रहे हो, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर जा रहे हैं, 60% लोग जा रहे हैं सेकंड के साथ, 60% लोग यहाँ पर सेकंड के साथ गए, यानी कि 60% लोगों ने सेकंड के साथ आंसर दिया। यानी कि रचनात्मकता, कुछ नया करने का तरीका, जैसे मैं कुछ नया कर रहा हूँ कि मान लीजिए अगर मेरे आंसरों का क्वेश्चन का आपने आंसर सही दे दिया तो मैं किसी को गिफ्ट दे दूंगा, लाइक बैच दे दिए, लाइक मैं नए नए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, मैं खुद नए क्वेश्चन तैयार करता हूँ, जैसे सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है उसी के आधार पर, सिलेबस के आधार पर नए क्वेश्चन खुद से तैयार करता हूँ, तो ये रचनात्मकता होती है, कुछ नया करना, क्रिएटिव करना, इनोवेटिव यहाँ पर करना। तो आपने कहा कि बार बार अभ्यास के माध्यम से नहीं, अगर कोई व्यक्ति बार बार अभ्यास कर रहा है, बार बार एक ही चीज को कर रहा है, तो क्रिएटिविटी थोड़ी हो जाएगी, गलत हो जाएगा। निरंतर ध्यान बनाए रखने में कठिनाई, जी नहीं, जो व्यक्ति क्रिएटिविटी वाले होते हैं ना वो ध्यान बनाए रखने में कठिनाई महसूस नहीं करते, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। जोखिम लेते हैं, रचनात्मकता वाले विद्यार्थी जोखिम लेते हैं, जैसे मैंने पिछली बार 100 क्लास ली थी और चैलेंज करा था इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, एक बड़ा जोखिम और लेने जा रहा हूं दोस्तों, मात्र 30 सवाल इस बार महामैराथन क्लास में लूंगा, मात्र 30 सवाल, लेकिन 30 सवाल के साथ पहली बार मतलब 2-3 सालों के बाद आपके सामने मैं आपको कंटेंट भी देने वाला हूं, जैसे इससे पहले कई सालों पहले मैंने दिया था, कंटेंट के साथ आएगी और मात्र 30 सवाल आएंगे, और इतना जरूर कह सकता हूं उससे बाहर पेपर नहीं आएगा, 1-2 नंबर का आ गया तो आ गया, वरना उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। तो इस बार बड़ा जोखिम एक और लेने जा रहा हूं, तो मेरी गुडविल का सवाल है, लेकिन जी जान लगा दूंगा, ठीक है। तो जो भी रचनात्मकता वाले लोग होते हैं, कुछ नया करते हैं, अब मैं फिर 100 क्वेश्चन वाली महामैराथन लेकर आ जाता, मुझे जो है ना कुछ नया करने में मजा आता है, क्रिएटिव यूनिक करने में मजा आता है, ठीक है। तो जोखिम लेते हैं और नए विचारों की खोज करने की इच्छा होती है, बिल्कुल ठीक आपने बताया। सोच और समस्या समाधान में अनुकूलनशीलता करते, यानी कि अपने आपको वातावरण के हिसाब से डाल लेते हैं, अनुकूल कर लेते हैं कि भाई इस बार मैं यूनिक तरीके से इनके लिए कुछ कराऊंगा, इस बार कंटेंट भी लाऊंगा अच्छी खासी संख्या में, जो कि हर बार लाता हूं, इस बार सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। ये भी ठीक आपके सामने है। और एक रास्ता यानी कि बार बार एक ही चीज, बार बार रिपीटेटिव चीज वाले कार्यों के प्रति घटना होती है, जैसे मुझे घटना है कि बार बार एक ही चीज करने में मजा नहीं आता, कुछ नया करते, क्रिएटिव यहाँ पर करते हैं। तो भाई आप लोगों ने जो आंसर यहाँ पर दिया, तीसरा चौथा पांचवा, 60% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। 40% लोग कहां सो रहे हो भाई, 40% लोग है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नजर डालते हैं। और दोस्तों देखिए, इस बार अभी से मैंने महामैराथन क्लास के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि पिछली बार 100 क्वेश्चन थे, इस बार मात्र 30 क्वेश्चन है, तो जो 30 क्वेश्चन में सारी सीडीपी कंप्लीट करवानी है, और उन 30 क्वेश्चन में से एग्जाम के अंदर भी फंसवाना है। तो सोचो मेरी गुडविल कितनी बड़ी दांव पर लगेगी। लेकिन अगर आपका प्यार सपोर्ट रहा और मेरी पूरी मेहनत रही, भगवान का पूरा आशीर्वाद रहा, तो देख लेना उन्हीं में से इस बार पेपर आपका फंसेगा, ठीक है। क्योंकि कंटेंट मिलने वाला है ना, खाली क्वेश्चन आंसर नहीं ना, कंटेंट मिलने वाला है इस बार अच्छी खासी संख्या में आपको, ठीक है। 15 अगस्त को होने वाली है महामैराथन, और बाकी महामैराथन के क्लास की टाइमिंग में एक एक करके आपको बता दूंगा। तैयार हो ना भाई इस बार नए तरीके से महामैराथन के लिए, तो तैयार हो तो भाई अपने थंब बना दो यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कहता है निपुणता उन्मुख लक्ष्य जो होते हैं, यानी कि मास्टरी जो गोल यहाँ पर आपके सामने होते हैं, वो निर्धारित करने से विद्यार्थी की अभिप्रेरणा यानी कि जो मोटिवेशन होती है, और जो योग्यता होती है यानी कि जो एबिलिटी होती है, उसके प्रति दृष्टिकोण पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताओ भाई, मास्टरी गोल जो होती है, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन जो होती है, उसमें मोटिवेशन कौन सी होती है, और उसमें आपका बिलीफ या योग्यता या एबिलिटी कौन कौन सी यहाँ पर होती है। ऑप्शन को यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या कहता है ऑप्शन, ऑप्शन कहता है बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, कहा गई भाई जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पर होती है, उसमें वृद्धि तथा योग्यता को स्थिर माना जाता है, यानी कि एंटाइटी व्यू माना जाता है आपकी एबिलिटी का। दूसरा कहता है बाह्य अभिप्रेरणा में वृद्धि तथा योग्यता को विकसित होने योग्य माना जाता है, यानी कि अब योग्यता एक्सट्रिंसिक है और साथ में इंक्रीमेंटल व्यू है योग्यता का, यानी कि वृद्धिशील व्यू है।
तीसरा, आंतरिक अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है तथा योग्यता को स्थिर यहाँ पर माना जाता है। चौथा, आंतरिक अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है तथा योग्यता को विकसित होने योग्य माना जाता है। बताओ सही आंसर क्या होगा, किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो? भाई लगभग 80% लोग यहाँ पर किसके साथ जा रहे हैं? फोर्थ के साथ जा रहे हैं। तो भाई मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, आपको सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करनी है, लाइक सीडीपी का सब्जेक्ट है, इसमें मास्टरी हासिल करनी है। परफॉर्मेंस के लिए नहीं पढ़ना, फेलियर अवॉइडेंस अप्रोच से नहीं पढ़ना कि फेल होने के डर से पढ़ना है। सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करने के लिए पढ़ना है, अपने आनंद अपने इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर पढ़ना है। तो इसमें व्यक्ति की जो अभिप्रेरणा होती है वो होती है आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। कौन सी? आंतरिक अभिप्रेरणा मास्टरी यानी कि निपुणता वाले के अंदर होती है। और जो योग्यता होती है ना, योग्यता होती है आपकी वृद्धिशील, विकसित होने वाली, यानी कि इंक्रीमेंटल होती है। ठीक है, इंक्रीमेंटल तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है और आपके सामने इंक्रीमेंटल आपके सामने एबिलिटी का व्यू होता है। फोर्थ आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो फोर्थ के साथ आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है, अजर्सन आपके सामने आ गया कि समान आनुवांशिक जो क्षमता वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, लाइक आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं। मैं मेरी जो ना आदत पड़ी हुई है ना वो समझा के, ठीक है, मुझे नहीं पता, आगे खुद पढ़ो क्वेश्चन को। समान आनुवांशिक क्षमता वाले बच्चों में भी विकासात्मक परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। पता नहीं भाई हो सकते नहीं भी हो सकते, कारण या रीजन क्या है? आनुवांशिक क्षमता की अभिव्यक्ति पर्यावरणीय अनुभवों एवं उपलब्ध अवसरों से प्रभावित यहाँ पर होती है। बताओ, 5 सेकंड का आपको समय देता हूं, क्या दोनों सही है या सही व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या कोई सा एक सही है कोई सा एक गलत है? 5 सेकंड का समय देता हूं, 1 2 3 4 5। बताओ सही आंसर क्या होगा, किसके साथ सबसे ज्यादा जा रहे? फोर्थ के साथ जा रहे। फोर्थ आप लोगों ने कहा अजर्सन और रीजन दोनों सही है। दोनों सही कैसे? जैसे समान आनुवांशिक क्षमता वाले बच्चे, जैसे अभी मेरे मुंह से निकल गई थी, समझाने की आदत जाएगी ना, कि जैसे मान लीजिए कोई जुड़वा बच्चे है, लाइक 2 जुड़वा बच्चे हुए, ठीक है, अब जो 2 जुड़वा बच्चे भी होंगे ना, जो दिखने में भी सेम यहाँ पर होंगे, जो चेहरा भी सेम होगा, हाइट भी सेम होगी, वेट भी लगभग यहाँ पर सेम होगा, लेकिन उनके अंदर भी विकासात्मक परिणाम अलग अलग होते हैं। उसमें एक बच्चा को जल्दी सीख लेता है किसी चीज को, कोई लेट सीखता है, एक बच्चा थोड़ा तेज बुद्धि वाला है, एक थोड़ा कम बुद्धि वाला है। तो भाई जो विकासात्मक जो आपके सामने परिणाम होते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट के आउटकम्स निकल कर आते हैं, यानी कि दोनों बच्चों का जो विकास होता है वो एक जैसा नहीं होने का, भले जुड़वा बच्चे हो। जैसे जुड़वा मूवी देखिए ना सलमान खान वाली, भले ही दोनों दिखने में सेम हो, लेकिन देखो दोनों के अंदर कितना परिवर्तन है। एक सलमान खान टपोरी होता है, दूसरा सलमान खान आपकी अच्छी फैमिली का यहाँ पर होता है। एक सलमान खान को फाइट करने में मजा आता है, दूसरे को हाथ जोड़ने में मजा आता है। तो दोनों के विकास में परिवर्तन होता है, चाहे वो समान आनुवंशिक क्षमता वाले होंगे, यानी कि आपके सामने जुड़वा बच्चे होंगे। तो बिल्कुल ठीक आप लोगों ने कहा। और जो आनुवंशिक क्षमता की अभिव्यक्ति है, ऐसे जो जुड़वा बच्चे मान लीजिए, वो पर्यावरणीय अनुभवों एवं उपलब्ध अवसरों से प्रभावित होती है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मान लीजिए दोनों जुड़वा बच्चे हैं, तो एक बच्चे को वो बदमाश उठाकर ले गया था सलमान खान को, और दूसरा बच्चा वो अच्छी फैमिली के अंदर रह गया था, तो जिसको बदमाश उठाकर ले गया था वो सलमान खान उस मूवी के अंदर गुंडा बन जाता है, और जो अपनी फैमिली के पास ही रह जाता है वो अच्छा यहाँ पर बन जाता है। तो देखो पर्यावरण का कितना प्रभाव पड़ता है कि 2 जुड़वा बच्चे, दोनों एक ही माँ के गर्भ से, दोनों एक ही एग से, ठीक है, दोनों दिखने में सेम, ठीक है, लेकिन दोनों में पर्यावरण का कितना अंतर है। एक आपका टपोरी बन गया, एक आपका क्या बन गया, अच्छे परिवार का यहाँ पर बन गया। तो ये भी सही है। और दोनों में किसकी बात हो रही है? दोनों में आनुवंशिकता और वातावरण की बात हो रही है। इसका मतलब आपके सामने ये सही व्याख्या भी करता है, यानी कि रीजन कथन एक ही सही व्याख्या करता है। फोर्थ आंसर आपके सामने सही हो जाएगा। तो जितने भी लोग फोर्थ के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पर जा रहे हो। देखिए ना जुड़वा मूवी सलमान खान वाली, ठीक है, उसी के संदर्भ में आप लोग इस एग्जांपल को ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नरेश और मुकेश वो उम्र में लगभग बराबर है, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में भेद है। यानी कि दोनों के किसमें? सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में यहाँ पर आपका क्या है? भेद है। यह किस सिद्धांत के कारण है? बताओ। विकास के सिद्धांत, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल यहाँ पर पूछ लिया, किससे संबंधित है? विकास का शीर्षगामी सिद्धांत यानी कि सिफेलोकोडल आपके सामने प्रिंसिपल यहाँ पर जो होता है, ठीक है, जिसमें सर फोड़ दिया जाता है। विकास का समीप दूरभाभिमुख आपके सिद्धांत होता है, जो प्रोक्सिमोडिस्टल यहाँ पर होता है, ठीक है, जिसमें एक टांग छोटी हो जाती है। तीसरा आपके सामने व्यक्तिगत विभिन्नताओं का यहाँ पर सिद्धांत होता है, जिसमें आपकी बच्चों की बुद्धि यहाँ पर खराब यहाँ पर हो जाती है। चौथा आपके सामने एक रूपता के यहाँ पर सिद्धांत की बात हो रही है, जिसमें मेला वाली रूपा की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, जिसको गुज्जर पकड़ के ले जाता है। बताओ सही आंसर क्या होगा, किसके साथ जा रहे हो? 5 सेकंड का समय देता हूं, 1 2 3 4 5। सही आंसर दिया आप लोगों ने, आंसर दिया व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। बिल्कुल ठीक आपने कही। जो हर एक बच्चे, हर एक व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, किसकी वजह से? हेरिडिटी और एनवायरमेंट की वजह से, आनुवंशिकता और वातावरण की वजह से व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, जिसकी वजह से 2 व्यक्ति नरेश और मुकेश उम्र में तो बराबर है, उम्र में लगभग बराबर है, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक विकास अलग है। मान लीजिए नरेश समझदार है, मुकेश कम समझदार है, ठीक है, और साथ ही साथ सामाजिक विकास में भी अंतर है। एक ज्यादा लोगों से संबंध बनाता है, दूसरा कम बनाता है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, आप लोगों ने जो आपके सामने इंडिविजुअल डिफरेंस का यहाँ पर प्रिंसिपल बताया, बिल्कुल ठीक बताया। मुझे आप लोग बताइए इंडिविजुअल डिफरेंस कौन सी वाली है? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस है या इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस है? आंसर बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में, अभी चेक करूंगा, ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, अभी चेक करूंगा, ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो बाल केंद्रित कक्षा यहाँ पर होती है, यानी कि जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम यहाँ पर आपके सामने होती है, उसको सबसे अच्छी तरीके से दर्शाती है? पहला, अधिगम के लिए पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, छात्रों के लचीले यानी कि फ्लेक्सिबल ग्रुप यहाँ पर बननी चाहिए। तीसरा, केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का स्रोत यहाँ पर मानना चाहिए। चौथा, छात्र अधिगम में सक्रिय यहाँ पर भागीदार हो। और यहाँ पर अच्छा कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और पांचवा, कठोर पाठ्यक्रम यानी कि जो रिजिड आपके सामने करिकुलम होता है उसका पालन करना और केवल समाप्ति मूल्यांकन पर निर्भर होना चाहिए। बताइए सही आंसर क्या होगा, किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो? 5 सेकंड का मैं यहाँ पर आपको समय देता हूं, 1 2 3 4 5। बताओ सबसे ज्यादा किसके साथ जा रहे हो? सबसे ज्यादा जो आप लोग जा रहे हो, तो बिल्कुल ठीक प्रकार से आप लोग जा रहे हो, लेकिन 61% लोग यहां पर जा रहे हो। आपने जो आंसर दिया पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल ठीक दिया। क्यों? आपने जो तीसरा और पांचवा गलत क्यों दिया? क्योंकि तीसरे में बात किसकी की जा रही है? केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का स्रोत माना जाए। तो भाई ज्ञान का स्रोत केवल पाठ्य पुस्तक नहीं होती, पाठ्य पुस्तक भी होती है, टीचर भी होता है, टीचिंग के मेथड्स अप्रोच भी होती है, स्कूल भी यहाँ पर होता है, बच्चा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, नेगेटिव। पांचवा आपका कठोर पाठ्यक्रम। देखिए पाठ्यक्रम कठोर नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम आपका लचीला होना चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबल यहाँ पर होना चाहिए। कठोर तो आपके सामने नेगेटिव टैग वर्ड है ना, तो कठोर पाठ्यक्रम का पालन नहीं करना चाहिए और केवल समाप्ति मूल्यांकन यानी कि समेटिव असेसमेंट नहीं करना चाहिए।
चाहिए। बाकी अधिगम के लिए पर्याप्त संसाधन देने चाहिए, पॉजिटिव बात है। छात्रों के लचीले ग्रुप यहाँ पर बनने चाहिए जिसमें आप बदलाव भी कर सके और छात्र अधिगम में सक्रिय भागीदारी से सीख सके। तो पहला, दूसरा और चौथा आप लोगों ने भाई बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो पहला बिल्कुल सही आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। सर जी इंटर है, लक्ष्मी शर्मा इंटर यहाँ पर बता रही है, इंटर कह रही है साक्षी श्रीवास्तव, श्रद्धा भी इंटर यहाँ पर बता रही है, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस मिस्टर सुमित सुमन यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है जब किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, वो इंटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर कहता है कि जो जनसंचार होता है, ठीक है, इसका जो माध्यम होता है यानी कि जो मास मीडिया यहां पर होती है, मास मीडिया, तो जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण, किसका, सोशलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनते जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। इस कथन के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक, सबसे ज्यादा उपयुक्त यानी कि एप्रोप्रिएट है। पहला कहता है आपके सामने, जो ऑप्शन पहला आपके सामने यहां पर कहता है, ठीक है, कि जो जनसंचार माध्यम है, मास मीडिया है, वो मुख्यतः वस्तुओं के विज्ञापन एवं विपणन का माध्यम है, यानी कि मास मीडिया, सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा यूज एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के लिए यहां पर होता है। सेकंड आपके सामने यहां पर कहता है, सेकंड कहता है कि सामाजिकरण केवल माता पिता एवं परिवार के द्वारा ही होता है। बिल्कुल ठीक कह रहा है ना, माता पिता से ही तो होता है। ठीक है, सही बात कही जा रही है ना। तीसरा कह रहा है आपके सामने, जनसंचार माध्यमों की बढ़ती पहुंच व्यक्तियों की अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं विश्वासों को प्रभावित करती है। कैसा ऑप्शन पूछ लिया, गलत सा। ठीक है, फोर्थ है, बच्चे जो होते हैं जनसंचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया नहीं कर सकते। बताओ सही आंसर क्या होगा, किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो, जल्दी से बताओ। आप लोग जो यहां पर जा रहे हो सबसे ज्यादा वो थर्ड के साथ यहां पर जा रहे हो, 89% लोग थर्ड के साथ जा रहे हैं। मतलब मेरे बताने के बावजूद भी आप लोग थर्ड आंसर दे रहे हो, यानी कि आप लोग इसके साथ जा रहे हो, यानी कि मेरे खिलाफ जा रहे हो, यानी कि आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज है इसका मतलब। ठीक है, तो सही जा रहे हो भाई। ठीक है, ठीक है, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखिए जो आपके सामने मास मीडिया है ना, जैसे सोशल मीडिया, लाइक आपके सामने फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये जो मास मीडिया है ना, ये सामाजिकरण की होती है सेकेंडरी एजेंसी। ठीक है, द्वितीयक एजेंसी होती है, क्योंकि पहला जो बच्चा अपना सामाजिकरण करता है ना, वो अपने माता पिता से सीखता है, तो माता पिता उसकी फर्स्ट एजेंसी होती है, क्योंकि सबसे पहले अपने माता पिता यानी कि परिवार से सीखता है। परिवार के बाद बच्चा अपना मास मीडिया से सीखता है, स्कूल से सीखता है, टीचर से सीखता है। बिना मोबाइल देखे खाना भी नहीं खाता, पूरे टाइम फोन में लगा रहता है। पता है छोटे बच्चों को अगर आप इतना सोशल मीडिया वाली या फोन वगैरह चीज दिखाओगे ना, तो उनका जो आपका स्पाइन है, उसके अलावा आपके जो गर्दन है, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। उनके जो थंब होते हैं ना, तो थंब के डेवलपमेंट में यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। उनकी जो आंख होती है, आंख पर वो रेडिएशन पड़ती है, उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में बच्चा है तो भाई उसको ज्यादा मोबाइल फोन मत दो, बहुत ही कम मात्रा में दो, अगर कभी जरूरत पड़ेगी हाँ देने लायक है। वरना ये जो आपके सामने मास मीडिया है ना, उसका डेवलपमेंट तो बेकार करेगी। गलत चीजें बच्चा सीख लेगा, इंस्टाग्राम पर कुछ भी गलत चीजें खोल कर देख लेगा, गलत चीजें भी आपका सीख लेगा, क्योंकि बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है, बच्चा समाज से इंटरेक्शन करके सीख रहा है। तो मास मीडिया इतनी खतरनाक चीज भी है, जितनी अच्छी उससे ज्यादा बेकार भी है। इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप कहोगे सर हमारी सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, सरकारों को भी ये हिला देती है जो मास मीडिया, सोशल मीडिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आप लोगों ने जो बताया है वो बिल्कुल ठीक बताया कि जो मास मीडिया जनसंचार के जो माध्यम है, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, कुछ भी हो गया, उसकी बढ़ती जो पहुंच है वो व्यक्तियों की जो अभिवृत्ति होती है, यानी कि उनका जो यहाँ पर एटीट्यूड होता है। ठीक है, उनका एटीट्यूड यहाँ पर होता है, उनके जो वैल्यूज होते हैं, मूल्य होते हैं, अच्छे बुरे के बारे में बताने वाले, और जो विश्वास होते हैं उसको प्रभावित यहाँ पर करती है। आंसर आपके सामने थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी जैसे कांग्रेस जनता पार्टी बनी, वो मास मीडिया के माध्यम से बनी, लोगों के एटीट्यूड चेंज कर दिए, लोगों के अंदर वैल्यूज को कहा कि भाई पीपल लीग के खिलाफ व्यापार आंदोलन होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी को इसको व्यापक तौर पर ले जाना चाहिए था। ठीक है, आंसर आपका थर्ड सही है, लेकिन उन्होंने जो यहाँ पर संघर्ष करा वो बहुत जबरदस्त लेवल पर यहाँ पर संघर्ष करा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कारक विद्यार्थी के अधिगम को प्रभावी ढंग से प्रभावित करते हैं। बताओ भाई, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिए। पहला कहता है आपके सामने कि कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी विषय है, उसमें विद्यार्थी की व्यक्तिगत रुचि और जिज्ञासा यानी कि इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, दूसरा आपके सामने कहता है विद्यार्थियों का जो भावनात्मक स्वास्थ्य होता है और जो मानसिक स्थिति यहाँ पर होती है, यानी कि उनका जो यहाँ पर भावनात्मक यानी कि उनका जो इमोशनल जो यहाँ पर हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। तीसरा कहता है शिक्षक के द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधियां और क्लासरूम की रणनीतियों की बात कर रहा है। फोर्थ कहता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संदर्भ जिसमें विद्यार्थी सीख रहे हैं। बताओ आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। 5 सेकंड का समय देता हूं, 1 2 3 4 5। तो सबसे ज्यादा आप लोग यहाँ पर किसके साथ जा रहे हो, फोर्थ के साथ जा रहे हो। तो भाई बिल्कुल ठीक, आप लोग यहाँ पर सही जा रहे हो, क्योंकि सारे के सारे आंसर आपके ठीक है। भाई बच्चे का अधिगम लर्निंग सीखने को कौन प्रभावित करता है। भाई अगर बच्चे की रुचि होगी तो ज्यादा सीखेगा, रुचि नहीं होगी तो कितना भी कह लो बच्चा नहीं सीखेगा। अगर आपका इंटरेस्ट है सीखने के लिए तो आप सीखोगे, अदरवाइज मैं कहूंगा कि रोज आ जाओ भाई, रोज ज्ञान दूंगा, रोज नई नई चीजें सिखाऊंगा। आप जाओ सर, पेपर नहीं है, हमारा मन नहीं है पढ़ने का। ठीक है, और साथ में बच्चे की जिज्ञासा होनी चाहिए कि देखो आज सचिन सर क्या कराने वाले, आज मॉक टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन सी चीजें आज सीखने को मिलेगी। तो ये लर्निंग को प्रभावित करता है। बच्चे का मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ जो कि बहुत जरूरी है, अगर ये अच्छा रहेगा तो लर्निंग अच्छी रहेगी, अदरवाइज बेकार हो जाएगी। और टीचर जो भी शिक्षण विधि अपना रहा है वो बच्चे के लिए अपना है, एक से समझ में नहीं आ रहा दूसरी, दूसरी से समझ में नहीं आ रहा तीसरी, तीसरे से नहीं आ रहा चौथी, तो ऐसी बच्चों के अनुकूल करनी चाहिए अपनी शिक्षण विधियां। और जो भी समाज और संस्कृति और पर्यावरण के संदर्भ में जिसमें विद्यार्थी सीख रहा है वो भी बच्चे के लिए अनुकूल होना चाहिए। फोर्थ आंसर आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल ठीक बताया, तो फोर्थ के साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पर जा रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पर जा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या दिया हुआ है। कुछ बच्चे सुपर टेट के बैच के बारे में पूछ रहे हैं, तो भाई आज ही लॉन्च हो गया, मेरे ख्याल से आप लोगों ने आज उसकी वीडियो नहीं देखी होगी, अगर नहीं देखी तो जाके देख लेना, आज लॉन्च कर दिया पूरी टीम के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भावनात्मक नियमन, यहां पर बात हो रही है इमोशनल रेगुलेशन की बात हो रही है, उसकी एक प्रभावी युक्ति कौन सी है। पहला आपके सामने यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, पहला आपके सामने दिया हुआ है कि भावनाओं को यानी कि जो इमोशंस होते हैं उनको प्रेरणा और रचनात्मक प्रयास के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए प्रयोग करना। दूसरा कहता है आपके सामने भावनाओं पर नियंत्रण खोने तक का इंतजार करना। तीसरा कहता है भावनात्मक उत्प्रेरकों के प्रति आवेगपूर्वक प्रतिक्रिया करना। और चौथा कहता है सामाजिक मानदंडों के अनुरूप यहाँ पर भावनाओं को दबाना। बताइए सही आंसर क्या होगा, किसके साथ यहाँ पर आप लोग जा रहे हो। देखिए यहाँ पर बात हो रही है आपके सामने इमोशनल रेगुलेशन की बात हो रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ आप लोगों को, अपने एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए मुझे जो ना इतनी साल हो गई पढ़ाते हुए,
और इतने साल पढ़ाने के दौरान भी या उससे पहले भी मेरा नेचर हमेशा ये रहता था कि मैं अपने काम पर फोकस करूं। जब मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली थी तब भी ताने मिलते थे कि भाई इससे कुछ नहीं होगा, मान लीजिए पेपर में फेल हो गया, सबके पेपर पास हो रहे, इसके नहीं हो रहे। मैंने कभी किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान दिया कि भाई मैं अपना काम करूं, जो मिलेगी सबकी, जो मिलते सबकी आवाजें बंद हो जाएगी। उसके बाद जॉब भी मिली, कई जगह जॉब मिली। उसके बाद यूट्यूब पर मैंने पढ़ाना शुरू करा, आप लोगों के प्यार की वजह से इतना बड़ा चैनल बन गया, इतना बड़ा यहाँ पर नाम बन गया। अब इसकी वजह से बहुत से लोग जलते हैं, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली हमेशा टारगेट करते रहते हैं, तो मैं बहुत इग्नोर करता हूं। और मैं ये कहता हूं आपको भी इग्नोर करना चाहिए, हमेशा अपने काम पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा आता है, इग्नोर करते 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 एक समय आता है कि आपको फिर जवाब भी देना चाहिए, वरना लोग जो है ना उसको कमजोरी मान लेते हैं। इसलिए मैं किसी के बारे में नहीं कहता कुछ भी, लेकिन अगर मान लीजिए हर जगह से, और आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बार बार टारगेट किया जाता है, तो भाई एक समय ऐसा भी आता है कि जब आदमी का सबर यहाँ पर टूट जाता है और फिर वो जवाब देता है। और जवाब देने के बाद उसको जवाब देना भी चाहिए। मेरा भी ये मतलब तरीका है कि बहुत इग्नोर करने के बाद जब सर से पानी चढ़ जाए, कोई बार बार परेशान कर रहा है, फिर उसको जवाब देना जरूरी यहाँ पर हो जाता है। तो ये होता है इमोशनल रेगुलेशन, जो मैं बता रहा था कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, कि भाई अपने इमोशंस को सही जगह यूज करना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई मुझे कुछ कह रहा है, कहता रहे बार बार कुछ भी कहता रहे, लेकिन जब एक लिमिट पार हो जाती है फिर मैं रिप्लाई यहाँ पर देता हूँ, अदरवाइज मैं रिप्लाई नहीं देता। और दुनिया भर के लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता नहीं कितना यहाँ पर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो मुझे मतलब नहीं है ना। मैं पहले भी जब कुछ नहीं था तब अपने काम पर ध्यान लगाता था, आज तो मैं थोड़ा बहुत जो भी कुछ हूँ अब भी अपने काम पर ध्यान लगाता हूँ। तो मैं आपसे भी ये कहता हूँ कि आपको कितना भी कोई कुछ भी बोलता रहे, आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करिए। लेकिन हाँ, कोई बार बार आपके सामने आपको टारगेट करे तो एक समय पर फिर जवाब देना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज आपको कमजोर और कायर मान लिया जाता है। ठीक है, तो इमोशनल रेगुलेशन का मतलब होता है कि आप अपने इमोशंस को किस प्रकार से रेगुलेट कर रहे हैं। कि आपने आप किसी को आपने किसी ने आपको कुछ कहा तो आप जल्दी भड़क गए, तो ऐसे नहीं कि आपको वेट करना चाहिए, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और जहां पर जरूरत लगे कि अब बहुत ओवर हो गया है तो वहां पर अपने इमोशंस को यूज करना चाहिए। यानी कि इमोशंस को इस प्रकार से कंट्रोल करना आना चाहिए, इमोशंस का यूज करना आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो ये इमोशनल रेगुलेशन होता है जो आपके इमोशंस यानी कि भावनाओं को प्रेरणा और रचनात्मक प्रयास के स्रोत के रूप में प्रयोग करता है। कि भाई मैं अपने इमोशंस का यूज अपने कैंडिडेट के लिए करूंगा, मैं अपने इमोशंस का यूज अपने बच्चों इसके मैं कंटेंट के लिए यहाँ पर करूंगा। ठीक है, अपने पढ़ने वाले बच्चों के लिए यहाँ पर करूंगा। तो इमोशन रेगुलेशन का मतलब है जब बच्चा या कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने इमोशंस का यूज करता है। ठीक है, जब गुस्सा आएगा तो मेरे हाथ में मुझे कब गुस्सा करना है, जब मैं खुश होऊंगा तो मेरे हाथ में जब मुझे खुश होना है। तो इमोशंस को प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन और रचनात्मक प्रयास के स्रोत के रूप में प्रयोग करना, आंसर आप लोगों ने बिल्कुल ठीक यहाँ पर लगाया। और कितने लोग मेरी इस वाली बात